अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नुमान मलिक हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरजे नुमान मलिक ऑफिशियल। मेरे साथ सिद्दीक जान साहब मौजूद हैं। सर, आज ट्विटर पे मैं देख रहा था, एक तो आपको धमकियाँ दी जा रही हैं, आपकी कोई अली अमीन गंडापुर साहब की टीम की तरफ से कोई वीडियो आपकी आई है और वो कह रहे हैं कि आपकी एक और वीडियो है और उस वीडियो में आप कोई लिफाफा ले रहे हैं। ये क्या माजरा है? देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, ये इंटरेस्टिंग है। बात ये है कि हमारे ऊपर ना लिफाफा, एक तो उन्होंने ज़ाहिर है अली अमीन गंडापुर साहब के बड़े करीबी हैं हुँ, और उनकी ना समझ आती है उनको, उनकी तनकीद की समझ आती है। खैर उन्होंने मेरे ऊपर तो मेरा ख़्याल है कोई पहली या दूसरी बार तनकीद किया है, हुँ, लेकिन रोज़ाना वो 10 से 12 14 ट्वीट्स जो हैं वो सोहेल आफरीदी के ख़िलाफ़ करते हैं। और मेरे ऊपर क्यों उन्होंने तनकीद की, उस पे भी आता हूँ। हुँ, और ज़ाहिर है वो इसलिए भी डिस्टर्ब हैं, और मैं इसलिए मैंने उनको रिस्पॉन्ड नहीं किया ट्विटर पे। हुँ, वो इसलिए डिस्टर्ब हैं कि ज़ाहिर है अली अमीन गंडापुर साहब जब वज़ारत आला से हटे हैं तो उनकी जो कोर टीम थी, ज़ाहिर है वो भी जी, इस बात पे अपसेट हैं, और उनका ये ख़्याल है कि अली अमीन गंडापुर साहब को नहीं हटाया जाना चाहिए था। हुँ, और उनका ये ख़्याल है, जो अली अमीन गंडापुर साहब के करीबी लोग हैं वो ये समझते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से इमरान खान साहब को मिसगाइड किया गया है, और मिसगाइड करके और इमरान खान साहब को मिसगाइड करके और अली अमीन गंडापुर साहब को हटवाया गया है। तो वो इसलिए बहुत ज़्यादा वो हर्ट हैं, और वो अगेंस्ट हैं उन तमाम लोगों के जिनको वो समझते हैं कि वो जाके और पैगाम देते थे इमरान खान साहब को, जिसमें से एक जो नाम अली अमीन गंडापुर साहब खुद लेते हैं वो अलीमा खानम साहिबा का है। और आपको पता है कि उन्होंने जी, अलीमा खानम साहिबा पे ये भी इल्ज़ाम लगाया था कि वो एमआई जो मिलिट्री इंटेलिजेंस जी, है उसके बिल्कुल, साथ वो काम करती हैं, और वो इमरान खान को नुकसान पहुंचा रही हैं, पार्टी को नुकसान पहुंचा रही हैं। तो ये सारी बात उन्होंने की थी, यानी अ, उन्होंने तो अलीमा खानम साहिबा पे ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाए जो इमरान खान साहब की बहन है, हुँ, तो हम तो मैटर ही नहीं करते जी, बिल्कुल कि सही। हम क्या चीज़ हैं। और दूसरा ये है कि अब वो क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब वज़ीर आला थे, उनको हटा के सोहेल अफरीदी साहब को लगाया गया, बिल्कुल ठीक है। तो अब वो सोहेल अफरीदी साहब के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हैं। हुँ, क्योंकि वो ये समझते हैं, जो अली अमीन गंडापुर साहब के करीबी लोग हैं, कि अली अमीन गंडापुर साहब ही डिज़र्व करते थे इस ओहदे पे रहना। ठीक है। और तीसरी उनकी ये है कि वो ये कहते हैं कि जी अली अमीन गंडापुर साहब, उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि अली अमीन गंडापुर बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे थे, गवर्नेंस में भी बहुत अच्छा काम कर रहे थे, खान की रिहाई के लिए भी बहुत अच्छा काम कर रहे थे, रेजिस्टेंस भी कर रहे थे, तो उनको गलत हटाया गया है। और वो ये कहते हैं कि सोहेल आफरीदी उस तरह का काम नहीं कर रहे जिस तरह का अली अमीन अली गंडापुर अमीन साहब कर रहे काम हैं। कर रहे थे। तो ये ठीक है। अली अमीन गंडापुर साहब की टीम की तनकीद है। तो देखें, मेरे ऊपर बहुत लोग तनकीद करते हैं, और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमें बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। हमारे ऊपर अगर हम लोगों पे तनकीद करते हैं तो लोगों का भी राइट है कि हमारे ऊपर तनकीद करें। हाँ, मैंने रिस्पॉन्ड उनको ट्विटर के ऊपर इसलिए नहीं किया कि उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए हैं वो ऐसे नहीं थे कि उनके अंदर कोई ऐसी जान नहीं थी कि मैं उनको रिस्पॉन्ड करूँ। क्योंकि हुँ, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, टेक्निकल, हुँ, जब आप कोई ऐसे ट्विटर अकाउंट्स होते हैं जो तवज्जो हासिल करना चाह रहे हुँ, होते हैं, हुँ, और वो तवज्जो हासिल क्यों करना चाह रहे होते हैं? क्योंकि वो ट्विटर अकाउंट्स जो है ना, वो जिस पर्पस के लिए लगे हुए होते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी रीच ज़्यादा हो। ठीक है। जब आप कोई बड़ा अकाउंट, हुँ, ठीक है, जब कोई बड़ा अकाउंट जो है वो किसी छोटे अकाउंट को रिस्पॉन्ड करता है, हुँ, तो वो जो छोटा अकाउंट है वो भी ऊपर आना शुरू वो मतलब थोड़ा सा उसकी सोशल मीडिया के ऊपर रीच बढ़ बढ़ जाती है, जाती है, ग्रो और फिर करती उसकी वो बाकी चीज़ें भी लोगों तक पहुंचने लग जाती हैं। तो ठीक इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ दोस्तों को कि वो अकाउंट्स जिनका देखें, एक है कि आप पे किसी ने नेक नियति के साथ है। हुँ, तनकीद की है, हुँ, छोटे अकाउंट है, उसके 5 फॉलोअर हैं, 10 फॉलोअर हैं, वो मैटर नहीं करते। ठीक है। आप उनको रिस्पॉन्ड करें, आप पे कोई नेक नियति से तनकीद कर रहा है ना, आपसे सवाल बिल्कुल। कर रहा है। और मैं वो हूँ, जितने हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं मुझे नहीं पता, और कितने हमारे ऐसे सहाफ़ी दोस्त हैं, रिपोर्टर दोस्त हैं, मैं वो हूँ जो 40 से 45 हज़ार लोगों को ट्विटर पे फॉलो करता हूँ। बिल्कुल, 40 से बिल्कुल 45 अच्छा। हज़ार लोगों को फॉलो करता हूँ। हुँ, और मैं 40 से 45 हज़ार लोगों को जो फॉलो करता हूँ, क्यों करता हूँ? मैं इसलिए उनको 40-45 हज़ार अकाउंट्स को फॉलो करता हूँ कि एक कोई भी अकाउंट है वो आपको रीट्वीट कर रहा है, आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है, आपको रिप्लाई कर रहा है, आप उसे और तो कुछ नहीं दे सकते ना, आप हुँ, उसे रिस्पेक्ट तो दे सकते बिल्कुल हैं। ऐसा है। आप, और यही और रिस्पेक्ट है कि लोग आप खुश उसको, भी होते हैं कि सिद्दीक जान ने हमें फॉलो नहीं, किया। वो अब बहुत लोग हैं ऐसे जो लोगों को फॉलो करते हैं। हमारी क्या हैसियत और औकात है, ये इन्हीं लोगों की ठीक एक है। मोहब्बत है कि वो आपको फॉलो कर रहे होते हैं, आपको आपकी चीज़ों को शेयर कर रहे होते हैं, तो आप इतना तो कर सकते हैं ना कि कम से कम आप उनको फॉलो बैक कर लें। बिल्कुल ठीक है। तो मैं तो वो हूँ जो 40-45 हज़ार लोगों को फॉलो करता हूँ। कई ऐसे अकाउंट्स हैं, मेरे ऊपर बहुत सारे केस बने और चले और जी। चल भी रहे हैं। उनमें से एक मुझे कहा गया कि आप उन अकाउंट्स को फॉलो कर रहे हैं हुँ, जिनके फॉलोअर किसी के 5 हैं, किसी के 10 हैं, किसी के 15 हैं, हुँ, और वो जो है फौज के खिलाफ बहुत नेगेटिव वो प्रोपेगेंडा करते हैं और ठीक है, झूठे इल्जामात लगाते हैं। ठीक है।
मैंने जब मुझे उस इंक्वायरी में बुलाया गया, मैंने कहा कि देखें, मेरे अकाउंट उठा के देखें कि मैं कुछ 40 से 45 हज़ार लोगों को फॉलो करता हूँ। बिल्कुल ठीक है। और मैं कई बार जो है ना वो बैठे बैठे किसी दोस्त को अपना मतलब जैसे मुसद्दिक भाई हैं, किसी को दे देता हूँ। मैं कहता हूँ यार ये देखें कि डीएम बहुत सारे आए हुए हैं, इनमें से जिसने कहा हुआ है ना कि प्लीज मुझे फॉलो बैक कर लें, तो आप इनको फॉलो बैक कर लें। बिल्कुल ठीक तो है। ये मैं मतलब मैं ये नहीं देखता। और बाद दफा आप हम जाएं आपके ट्वीट पे तो नीचे भी लोग लिख रहे होते हैं, सदीक भाई प्लीज फॉलो फॉलो बैक, बैक, हाँ प्लीज फॉलो हाँ, बैक। मैं कर लेता हूँ। यानी मैं अच्छा आजकल मैंने थोड़ा सा इसलिए रोका हुआ है कि ना निस्बतन कम करता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं ये समझता हूँ कि मैं कम लोगों को फॉलो करूँ, इसलिए नहीं, इसलिए वो मैंने रोका हुआ है कि कुछ बाकी ऐसे अकाउंट्स हैं जो तहरीक इंसाफ के भी नहीं हैं, जो किसी और पॉलिटिकल पार्टी के भी नहीं है, और उनको को पता भी नहीं है कि वो कहाँ से चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, और वो ऐसी चीजें कर रहे होते हैं जिससे ये लगता है कि आप उनको फॉलो बैक करके आप उनको प्रमोट कर रहे हैं। वरना मैं तो दिन में 200-300 अकाउंट्स को फॉलो करने वाला बंदा हूं। और ये चीजें तो मैंने इसलिए उस अकाउंट को रिस्पॉन्ड नहीं किया कि आप रिस्पॉन्ड करेंगे तो आप उसकी रीच को बढ़ाएंगे। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि उन्होंने 2 इल्जामात लगाए हैं। अब क्योंकि आपने सवाल कर लिया है तो मैं दोनों का आपको जवाब दे देता हूं। एक, उन्होंने ये एक वीडियो लगाई कि जी ये रिजवान गिलज़ई और सदीक जान सीएम हाउस में क्या कर रहे हैं। ठीक है। वो हुआ, उसमें ये भी लिखा हुआ था कि हर हफ्ते आ जाते हैं, हर हाँ चौथे दिन आ जाते हाँ हैं। हाँ, अच्छा उसमें ना ये हुआ कि पहले अली अमीन गंडापुर साहब की टीम की तरफ से एक इल्ज़ाम लगाया गया हमारे ऊपर कि हम जो है वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो है वो करवा रहे हैं केपी के अंदर। हम जो है वो कोई तनख्वाह भी लेते हैं पर मंथ, और केपी हाउस में हमें कमरा भी मिला हुआ है। फिर इसी तरह से अब उन्होंने जो 2 इल्ज़ामात लगाए हैं उनमें से एक ये लगाया है कि हम जो है वो कोई लिफाफा भी लिया, उस पर भी मैं आता हूँ। देखें, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि कल हुआ ये कि रिजवान गिलज़ई साहब का काम था पेशावर में, और रिजवान गिलज़ई साहब ने मुझे कहा कि जी चल रहे तो चलें। अच्छा, मैंने रिजवान गिलज़ई साहब को कहा कि उन्होंने कहा जी मैं ज़ोहर के बाद निकलूंगा, तो मैंने कहा यार मैं ज़ोहर तक जागता रहा, तो मैंने ज़ोहर के बाद उनको मैसेज किया कि यार रिजवान गिलज़ई साहब मैं नहीं जा सकूंगा, मैं तो अब सोने लगा हूँ 3-4 घंटे के लिए, तो आप जो है ना अकेले चले जाइएगा। तो उन्होंने मुझे रिप्लाई किया हुआ था कि नहीं अब अफ्तारी के बाद निकल जाएंगे। खैर हम गए, उनका एक काम था, और सीएम साहब से मुलाकात भी हुई, सोहेल आफरीदी साहब से, और हमने खाना उनके साथ खाया। ठीक है। अच्छा, जब हम उठ के आए, और ये सोहेल आफरीदी साहब का नहीं, उनका एक ना उनकी एक आदत है कि कोई भी मेहमान आए तो ये पश्तून कल्चर भी इसी तरह का है। सिंधियों में भी ये बहुत ज़्यादा है, सराइकियों में भी ये बहुत ज़्यादा है, बाकियों में भी होगा। ये ना हो कि सईफ़ा खटक की तरह कोई वो कहें कि मैं शायद पंजाबियों को और उनको उर्दू स्पीकिंग के बारे में ये नहीं कह रहा, बाकियों का भी होगा, लेकिन इनका तो मुझे, क्योंकि सराइकी मैं खुद हूँ, केपी में बहुत ज़्यादा जाना होता है। और दूसरा मियाँ वाली से हैं तो रस्म और रवाज भी केपी के और मियाँ वाली के लोगों बिल्कुल को मिलते हैं। और सिंधियों में भी मैंने ये बहुत ज़्यादा देखा है कि वो इस तरह से है कि मेहमान को दरवाजे तक छोड़ने जाना है, तो वो हमें बाहर तक छोड़ने आए। जब हमें वो छोड़ने आए तो पीटीआई के 2 लोग जो है वो आए हुए थे, वो उनसे मिले, तो उनकी ना वो वीडियो बना रहा था कोई। उस वीडियो में नजर आ रहा है कि क्योंकि हम उनको मिलके हमने कहा जी आप यहीं पे रुकें, हम चलते हैं, हम जा रहे हैं, और वो वीडियो बनती है, उसमें हम पीछे नजर आ रहे हैं। तो वो ट्वीट हो गई कि जी ये सीएम हाउस आए हुए थे। तो सीएम हाउस हमको छुप के नहीं गए हुए थे, दिन दिहाड़े गए हुए थे। और जब आप सीएम हाउस जाते हैं तो जाहिर है वो प्रॉपर एंट्री होती है, और एंट्री जो है वो गंडापुर साहब की टीम को तो बाद में पता चलता होगा, पहले तो भाई लोगों को पता चलता होगा, क्योंकि पहले आर्मी की चेक पोस्ट है, उसके ऊपर आईडी कार्ड जमा होते हैं, वहां एंट्री होती है, और उसके बाद आप सीएम हाउस जो है वो जा सकते हैं। और जब आप सीएम हाउस जाते हैं वहां आपकी एंट्री होती है, तो ओपन है, कोई ये इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और उसके बाद जी हमने खैर एक उन्होंने वो वीडियो लगाई, और उन्होंने कहा जी ये सीएम हाउस आए हुए थे, और ये वो। इससे पहले यही टीम जो अली अमीन गंडापुर साहब के लोग हैं वो ये इल्ज़ाम लगा चुके हैं कि हम जो है वो मंथली लेते हैं और हम ट्रांसफ़र पोस्टिंग करवाते हैं। देखें, बात यह है कि ये पैसे लेने के इल्ज़ाम ना हमारे ऊपर इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं लगा सकती, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान खान साहब का 3-3.5 साल का दौर था, एक मिनिस्टर नहीं कह सकता, और उन मिनिस्टर्स में से 20-25 तो ऐसे हैं जो पीटीआई छोड़ चुके हैं और जिनके ऊपर हम तनकीद करते हैं। एक मिनिस्टर ये नहीं कह सकता कि हमने कभी उसको कोई जाती काम कहा हो, कोई ट्रांसफर पोस्टिंग करवाई हो। हालांकि हम खान साहब से बहुत ज्यादा मिलते थे, और जब आप प्राइम मिनिस्टर को मिल रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर भी इमरान खान जैसा हो, तो फिर ब्यूरोक्रेसी भी देख रही होती है कि यार ये वज़ीर आज़म के बहुत करीब है। ठीक है, तो आप जिस भी दफ्तर में चले जाएं, जो काम, और इस्लामाबाद के अंदर बदकिस्मती से ऐसे मीडिया के अंदर भी कुछ लोग मौजूद हैं जो ट्रांसफर पोस्टिंग करवाते हैं और उसके पैसे लेते हैं, और बहुत सारे काम करवाते हैं और उसके पैसे लेते हैं। अच्छा, तो
खान साहब के 3.5 साल दौर में और खान साहब के साथ हमारी शायद वो जो एक रिस्पेक्ट का एक तल्लुक था और वो बड़ी शफकत करते थे, उसकी एक वजह भी यही है कि उन्हें हमारा पता था कि हमने कभी उनको या उनकी टीम को कोई जाती काम नहीं कहा था। फिर आ जाए हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगता था कि हम ISI के पेरोल पे हैं, हम ISPR के पेरोल पे हैं, हम एजेंसियों से वो लेते हैं। और अल्लाह ताला का करोड़ा एहसान है कि जो हम पे ये झूठे इल्ज़ाम लगाते थे, इस वक्त वो सारे के सारे कोई PTV में काम कर रहा है, कोई इस्टेब्लिशमेंट के जो खुफिया डिजिटल मीडिया के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें काम कर रहा है, किसी को प्राइवेट चैनल में रखवाया गया है। अल्लाह ताला का करोड़ा एहसान है, करोड़ा एहसान है, करोड़ा एहसान है कि हम एजेंसीज, हुकूमत, किसी पॉलिटिकल पार्टी से 1 रुपए के भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रवादार नहीं है। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रवादार नहीं है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रवादार नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये इल्जाम तो हमारे ऊपर इस्टेब्लिशमेंट नहीं लगा सकती। निकालें ना इमरान खान के दौर की चीजें, ISI की चीजें निकाल लें। बड़ा जनरल फैज का इल्जाम लगता है, जनरल फैज की चीजें निकाल लें कि जनरल फैज के और नीचे। और मैंने एक बार एक वाकया सुनाया, उसको इन्होंने उठा के और फिर तोड़ मरोड़ के पेश किया। उसमें मैंने बताया था कि एक बार, सिर्फ एक बार ऐसे हुआ कि मुझे पैसे देने की कोशिश की गई ईदी के नाम पे, बिल्कुल, और अल्लाह ताला का करोड़ा एहसान है कि मैंने वापस कर दी कि नहीं, ठीक है। और मैंने उसमें क्या बताया था कि जब मुझे कहा गया कि ईदी है, तो मैंने कहा जी ये पैसे है ना भाई, गलत है ना, ईदी के नाम पे। अच्छा, अब आ जाए इस बात पे कि ये तो मैंने आपको बता दिया कि हम इमरान खान साहब के बतौर वज़ीर आज़म का दौर हो, उस वक्त हम बड़े आंख के तारे समझे जाते थे एस्टेब्लिशमेंट के, ठीक है। और आर्मी चीफ आपका जिक्र कर रहा हूँ, उस वक्त भी अल्लाह ताला का करोड़ा एहसान है कि हम 1 रुपए के रवादार नहीं है। बल्कि मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मुझे किसी ने कहा उस वक्त, मेरे करीबी दोस्तों ने कहा कि यार आप ना ऐसे करो कि ये जो खान साहब का वो नहीं था अपना घर, कोई इस तरह की स्कीम थी कि वो जो फाइनेंस कर रहे थे घरों की तामीर के लिए और प्लाट वगैरह के लिए, उन्होंने कहा उसमें तुम अप्लाई कर दो और उससे तुम कर्जा ले लो। और मैंने कहा नहीं यार, ये गलत है। मतलब मुझे मेरिट पे ही मिल जाए, कल को यही होगा कि ये मतलब खान साहब के मतलब करीब थे, तो इस वजह से जब मेरी जॉब चली गई 92 से, तो मुझे फवाद चौधरी उस वक्त इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने 8-9 रिपोर्टर्स की मौजूदगी में कहा कि आओ और आके और ज्वाइनिंग दो PTV में। अल्लाह ताला का करोड़ा एहसान है, मेरे पास रोजगार नहीं था और उन दिनों में नई नई शादी हुई थी, बहुत टफ सूरत हाल थी, लेकिन अल्लाह करीम का करोड़ा एहसान है कि मैं नहीं गया, मैंने PTV ज्वाइन नहीं किया। फिर उसके बाद प्रेस क्लब में प्लाटों का मामला आया और कहा गया कि जी वो आप फॉर्म फिल करें। मैंने इमरान खान के दौर में भी वो फॉर्म फिल करके नहीं दिया। अभी साफियों को यहाँ पे प्लाट वगैरह उसके दोबारा एक मांगे गए, इस्लामाबाद में भी, लाहौर में भी साफियों के, उसमें भी अल्लाह करीम का करम है कि मैंने नहीं दिया। उसकी वजह यह कि मैं जब एक चीज के प्रिंसिपल ही खिलाफ हूं, किसी भी हुकूमत से सहाफियों के नाम पे, रिपोर्टर्स के नाम पे इस तरह से कर्जे लेना, इस तरह से प्लाट लेना गलत है, तो गलत है, नहीं किया। अल्लाह ताला का करोड़ एहसान है। देखें, अली अमीन गंडापुर साहब जी, मेरी उनके साथ एक 4-5 घंटे की मुलाकात हुई। उसमें उन्होंने सारा बताया कि उन्होंने किस किस तरह से खान साहब के लिए कोशिशें की, सारी चीज़ उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया। मेरा फैसल अमीन साहब के साथ बहुत एहतराम का तल्लुक था, अभी भी एहतराम का तल्लुक है। गिफ्ट वगैरह भी उनके भाई ने शायद, वो मैं अभी बता रहा था, वो मैं बताता हूँ। देखें, बात यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब की ये बात मशहूर थी कि वो बहुत ज़्यादा पैसे देते हैं, पार्टी को भी देते हैं, जिनके साथ उनका अच्छा तल्लुक है देते हैं, ये उनके यानी पॉजिटिव सेंस में कह रहा हूँ। अब वो पैसा, लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो जी करप्शन करते थे, ये इल्ज़ाम था उनके ऊपर, जिसका आज तक KP के किसी जर्नलिस्ट ने भी, उनके मुखालिफ जर्नलिस्ट ने भी कोई ऐसा स्कैंडल उनका ब्रेक नहीं किया कि वो कहे कि ये यहाँ से इन्होंने पैसे कमाए। लेकिन ये बात बार आया कि वो पैसे बहुत ज़्यादा खर्च करते थे। मेरा बहुत एहतराम का तल्लुक था फैसल अमीन साहब के साथ, अभी भी है। अभी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो आए हुए थे खान साहब केस के लिए, तो उनसे मुलाकात हुई। देखें, हमने उनसे भी कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट फेवर नहीं ली, कोई अपनी ज़ात के लिए नहीं ली। मैंने फैसल अमीन साहब को रिक्वेस्ट की थी, एक केस था और उन्होंने बड़ी शफकत की, और वो किसी और का केस था। मैंने कहा जी उन्हें कहीं मेरिट पे देख लें। उन्होंने कहा CCPO को या CPO जो भी होते हैं, उन्होंने उसकी इंक्वायरी करवाई और वो बंदे राइट पे थे, गो के उनका मामला उससे आगे नहीं बढ़ा। लेकिन जिनका मैंने कहा था कि यार मेरिट पे इसको देख लें, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल इनका केस ठीक है। 2018 से यूट्यूब कर रहा हूँ, यानी अब मुझे 8 साल होने वाले हैं। हज़ारों लोगों से बात होती है, सैकड़ों लोगों से मुलाकात हुई है, जिनमें बड़ी तादाद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की है। मेरे मोबाइल में 50,000 के करीब नंबर सेव हैं, 50,000 के करीब नंबर सेव हैं। क्यों? मेरा नंबर सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, यूट्यूब पे मुझे मैसेज आए। मेरी एक आदत है कि जितने नंबर आप सेव कर सकते हैं कर लें, ताकि आपको पता होगी किसका है। मैं आज तक, अगर मैंने 8 सालों में जो गिफ्ट मुझे किसी ने, और मैं बिल्कुल इस बात का कायल नहीं हूँ, और बड़ी जो मैंने वो किया कि यार मतलब अब एक नहीं कर सकते ना, एक बंदा आपको वो कर रहा है तो
बहुत ज़्यादा मैंने रेजिस्ट किया, उसके बावजूद अगर तो मैंने आज तक अगर गिफ्ट लिए होंगे तो 14 या 15 लोगों से लिए होंगे 8 साल में, ठीक है। और मैं फिर भी कायल नहीं हूं। मुझे जब लोग कहते हैं मैं कहता हूं प्लीज, क्यों, उसकी कुछ बहुत सारी वजूहत हैं। उसकी एक वजह तो यह है कि आपको एक बंदा गिफ्ट दे रहा है, आपको रिस्पेक्ट दे रहा है। मेरा मसला यह है कि 50,000 के करीब नंबर मेरे मोबाइल में सेव हैं, इतनी कॉल्स आती हैं, इतने मैसेज आ रहे हैं। एक बंदा आपको गिफ्ट दे रहा है, उसके बाद आपकी एक इखलाकी जिम्मेदारी है कि फिर आप उसको रिस्पॉन्ड करें प्रॉपर। यहाँ पे तो मुझे डेली फॉरवर्ड मैसेजेस इतने आ जाते हैं, कॉल्स इतनी आ जाती हैं कि मैं जितना मर्जी कोशिश कर लूँ रोजाना 50, 60, 80, बल्कि कई बार तो 90% लोगों को आप रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, इतने ज्यादा मैसेज आए हुए होते हैं। तो वो सारी चीजें हैं। और वैसे भी मैं और बहुत सारी वजूहत हैं तो इस चीज का कायल नहीं। सोहेल आफरीदी साहब से एक बार हबीब अकरम साहब और रिजवान गलजई साहब थे, मैं था और अकबर बाजवा साहब थे शायद। ये उस वक्त की बात है जब वो हुआ था, अमन जिरगा हुआ था केपी असम्बली में। उस वक्त उन्होंने हमें एक गिफ्ट पैक दिया था और उसमें जो प्रिजनर्स हैं केपी की जेल में, वो वहाँ पे जूते बनाते हैं और वो जो रवायती चप्पल है, जूता है वहाँ का केपी का एक जो मशहूर है, वो उन्होंने मुझे दिया। वो भी मैंने खुद नहीं रखा, मैंने एक दोस्त को दे दिया। यहाँ पे उन्होंने एक बार शील्ड दी, वो मुझे नहीं पता कि मैं घर लाया हुए नहीं लाया। एक बार उन्होंने, जब वो 2 दिन वो कम से कम कोई 300-400-500 साफियों से मिले थे, बहुत ज्यादा मिले थे साफियों से, उस वक्त उन्होंने गिफ्ट दिए थे। उस वक्त शायद मुझे एक शॉल मिली थी, वो भी मैं घर नहीं लाया था, वो भी वही मैंने किसी दोस्त को दे दी थी, ठीक है। तो ये सारा मामला है। तो ना हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट ना 1 रुपए के रवादार हैं, ना हम अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी चीज है। और जब कोई बंदा सदीक जान नहीं, कोई भी बंदा अगर वो किसी भी हुकूमत से, किसी भी एजेंसी से इनडायरेक्ट पैसे ले रहा है, अल्लाह ताला उसको जलील और रुसवा करेगा। क्योंकि ये अल्लाह का फैसला है कि वो लोगों की नजर में ये दिखा रहा है कि वो पैसे लोगों से नहीं लेता, वो मफाद नहीं ले रहा, वो अली अमीन गंडापुर साहब से मफाद नहीं ले रहा, वो सोहेल आफरीदी से मफाद नहीं ले रहा, लेकिन पसे पर्दा वो ले रहा है। अल्लाह उसको रुसवा इसलिए करेगा कि वो मुनाफकत कर रहा है। लोगों के सामने उसका फेस यह है कि ये नहीं लेता पैसे, किसी एजेंसी से नहीं लेता, किसी हुकूमत से, किसी पॉलिटिकल पार्टी से, सोहेल आफरीदी से, किसी से पैसे नहीं लेता, लेकिन वो ले रहा है तो अल्लाह उसे रुसवा करेगा कि वो मुनाफकत कर रहा है। दूसरी जहां तक बात है, उन्होंने यही कहा है कि उन्होंने कोई वीडियो है जिस पर उन्होंने कहा है कि हम लिफाफा ले रहे हैं, मैं हबीब अकरम साहब और रिजवान गलजई साहब। तो हबीब अकरम साहब ने उनको रिस्पॉन्ड किया, नहीं करना चाहिए था। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल आप वो दिखाएं कि जो हमने वो लिफाफा लिया है। तो बहरहाल देखें, जो तनकीद करने वाले हैं ना, जब वो इस तरह के इल्ज़ामात लगाते हैं तो वो अपनी ही साख खराब करते हैं। और एक बात आखिरी जाते जाते आपको कहूंगा, बिल्कुल आखिरी बात, वीडियो बहुत ऑलरेडी तवील हो गई है। अगर मैं पब्लिक में मैं ये दिखाता हूं कि मैं इस निज़ाम के खिलाफ हूं, मैं इस जबर बर्बरियत फस्तायत और जजीदियत के खिलाफ हूं, ये मैं पब्लिक में अगर मैं ये सिर्फ दिखाने की हद तक करता हूं और अंदर से मैं इस निज़ाम के साथ हूं, तो ये हो नहीं सकता कि अल्लाह मुझे रुसवा ना करे। ये हो नहीं सकता अल्लाह मुझे रुसवा ना करे, क्योंकि ये अल्लाह ताला को ये चीज़ शदीद नापसंद है कि आप लोगों के सामने क्या बने और असल में आप क्या हो। तो हम जो है, तनकीद हम पे होती है, गलत भी होती है, ठीक भी होती है, उसको हम वेलकम कहते हैं। लेकिन इस तरह के इल्ज़ामात लगाने से हमारा कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे बारे में सबको पता है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम इस तरह से किसी से डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसे लेने की कायल नहीं है। और दूसरी बात मैंने आपको अर्ज़ कर दी कि ना ये इस तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग इस तरह के कामों में, और बाकी उनका है वो बिल्कुल तनकीद, जहाँ पे वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू पे तनकीद करेंगे, जहाँ पे हम बेहतर समझेंगे उनको रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन इस तरह के इल्ज़ामात की मैंने उनको इसलिए नहीं। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जनाब, इस तरह के लोगों को बहुत सारी डिमांड्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं, चाहे वो तोहफे की सूरत में हो या किसी भी सूरत में हो। तो आज आपने सुना सदीक जान साहब को मौक़िफ़, जो ट्विटर पे टॉप ट्रेंड था, इस हवाले से हमने ये वीडियो की। आपका कोई भी सवाल हो आप कमेंट्स कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मुख्तार हसन हूँ और मेरे साथ सदीक जान साहब मौजूद हैं। सदीक भाई, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। सदीक जान साहब, ये बताइएगा सबसे पहले कि बुशरा बीबी की रिहाई जो है वो ईद से पहले कहा जा रहा है कन्फर्म है। हम पहले तो आप इस पे बात कीजिएगा, उसके बाद जो है वो सोहेल आफरीदी साहब ने जो आज रिलीफ दिया है, और उसके अलावा सदुल्ला खान साहब ने जो एक खबर दी है कि भाई अब हुकूमत को ये कहा गया है कि भाई आप अपना बोरिया बिस्तर गोल करने की जो है ना वो फुल तैयारी करें, और अब थोड़ा टाइम रह गया। जो कल शुमाइला राना ने एक प्रोग्राम में कहा है कि हम 110 रुपये भी अगर बढ़ा देते तो आप क्या कर लेते। उसके बाद जो है वो चीज़ें जो हुई हैं वो थोड़ा बताइएगा। देखिए, सबसे पहले आपने बात की बुशरा बीबी साहिबा की रिहाई के हवाले से। देखिए, बुशरा बीबी साहिबा की रिहाई के हवाले से बिल्कुल पहले तो कोशिश ये की गई कि 3 शराइत रखी गई, कि 3-4 शराइत रखी गई कि अगर बुशरा बीबी ये शराइत मान लेती हैं तो उनकी रिहाई हो जाएगी।
उनमें से पहली शर्त ये थी कि वो मीडिया टॉक नहीं करेंगी, पार्टी की मीटिंग्स को चेयर नहीं करेंगी, और तीसरी शर्त ये थी कि वो कोई एजिटेशन नहीं करेंगी, कोई लॉन्ग मार्च की या एहतजाज की कॉल नहीं देंगी। और अगर उनको ये कहा गया कि वो ये 3 कमिटमेंट्स दे दें तो उनको रिहा कर देते हैं। उसके बाद वो बनी गाला रहना चाहती हैं, बनी गाला रहें, वो जमान पार्क रहना चाहती हैं, जमान पार्क रहें, वो सीएम हाउस रहना चाहती हैं, सीएम हाउस रहें, वो केपी हाउस रहना चाहती हैं, केपी हाउस रहें। और ये भी कहा गया कि हफ्ते में उनकी 2 मुलाकातें करवाई जाएंगी, मंगल को और जुमेरात को इमरान खान साहब के साथ। लेकिन बुशरा बीबी ने, मेरी इतला ये है कि ये शराइत मानने से इनकार कर दिया कि ये शराइत वो नहीं मानेंगे। और खान साहब से भी मशवरा हुआ, उन्होंने भी कहा कि बिल्कुल किसी शर्त पे बुशरा बीबी की रिहाई नहीं कबूल की जाएगी। लेकिन उसके बावजूद जो लतीफ़ खोसा साहब कह रहे हैं कि बुशरा बीबी साहिबा की रिहाई हो सकती है, उसके बावजूद ये सोचा जा रहा है कि बुशरा बीबी साहिबा को रिहा कर दिया जाए। मान तो वो नहीं रही, लेकिन क्यों सोचा जा रहा है? सोचा इसलिए जा रहा है कि इस वक्त अगर आप पाकिस्तान के हालात देखें, बहुत ही ज़्यादा ख़राबी और तबाही की तरफ जा रहे हैं। हुकूमत से जो ब्लंडर हुआ है, जो 55-55 रुपये, और ये मैं हैरान हूँ, हमने भी इस पे बात उस तरह से नहीं की। ये 55-55 रुपये नहीं बढ़ा, ये इस तरह से बढ़ा है कि आप ये देखें कि 28 फरवरी को जो बढ़ाया गया 5-5, 7-7 रुपये, तो ये एक तरह से कोई 60 रुपये से ऊपर फी लीटर जो है वो पेट्रोल और डीजल बढ़ा है। जब 60 रुपये से ऊपर पेट्रोल और डीजल बढ़ा है तो ये 55 रुपये तो ना हुआ, एक हफ्ते में आपने बढ़ा दिया। और ये मैं आपको बता दूं कि ये आगे फिर बढ़ाएंगे, बिल्कुल एक हफ्ते के बाद कहा जा रहा है। ये एक हफ्ते के बाद फिर बढ़ाएंगे। लेकिन अब जो एक हफ्ते के बाद उन्होंने बढ़ाना था उसमें इनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा आ गया। आपने देखा कि इनके जो पेड एंकर्स हैं, जो इनके पेड सहाफ़ी हैं, वो भी बहुत ज़्यादा जो है इनके ऊपर जो है वो तनकीद कर रहे हैं, और उनमें से भी कोई दिफा नहीं कर रहा। इनके जो सहाफ़ी हैं, जो इनको हर मामले में, जो आप देखें ना, जो 26 नवंबर पे इनको डिफेंड करते थे, जो मुरीद के पे इनको डिफेंड करते थे, वो भी उनकी भी बस हो गई है। क्योंकि जाहिर है अब वो इसलिए एतराज़ कर रहे हैं कि उनको जो खुफिया अकाउंट से जो तनख्वाहें दी जाती हैं, तो उन्हें लगता है कि वो कम है, अब महंगाई ज़्यादा हो गई है, तो उनका तो कोई मसला नहीं, वो मैनेज हो जाएंगे, उनका लाख लाख 2-2 लाख और बढ़ा दिया जाएगा टाउट्स का। लेकिन कोई भी इन चीज़ों को आके डिफेंड करने को तैयार नहीं है। अच्छा, पीपल्स पार्टी MQM पसे पर्दा वो ऑन बोर्ड थे, चाहे वो पीस बोर्ड में जाने का मामला हो, चाहे वो ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए नामजद करने का मामला हो, चाहे वो पेट्रोल और डीजल कीमतें बढ़ाने के हवाले से। लेकिन पब्लिकली आके वो कहते हैं जी तनकीद कर रहे हैं, मानते ये वो तनकीद कर रहे हैं। तो अब इस वक्त पाकिस्तान के इंटरनल हालात जिधर जा रहे हैं, जितनी आवाम के अंदर नफरत बढ़ रही है, और जो आपने शुमाइला राना की बात की, उन्होंने राय साकिब खैरल साहब के प्रोग्राम में ठीक कहा, उन्होंने गलत नहीं कहा, इस पर मैं उनको सपोर्ट करता हूँ। उन्होंने कहा कि अगर हम 110 रुपये भी बढ़ा देते तो तुम हमारा क्या कर लेते। बात तो वो ठीक कर रही है, इनका कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि आवाम निकलती नहीं है। ताजरों के साथ, ताजरों का 3-3.5 हज़ार अरब का 3-4 सालों में नुकसान हो चुका है, किसान नहीं निकला, ताजर नहीं निकलता, तनख्वाहदार तबका नहीं निकलता, गरीब जो अपना रियल एस्टेट वाले नहीं निकलते, कंस्ट्रक्शन वाले नहीं निकलते, मजदूर नहीं निकलते, कोई भी इनके मतलब मुरीद के में इन्होंने क्या किया, तहरीक लब्बैक नहीं निकल सकी, 26 नवंबर तहरीक इंसाफ कुछ नहीं कर सकी। तो अभी 40 लोग शहीद हो गए ये ईरान वाले मामले के ऊपर, कोई इनका कुछ नहीं कर सका। तो ये इनका कॉन्फिडेंस ठीक है कि इनके कॉन्फिडेंस की वजह 26 नवंबर मुरीद के अभी जो कुछ उन्होंने किया, ये सारी वजूहत हैं। अब इस सारे मामले में उसके बावजूद, क्योंकि देखें ना, जो 55 रुपये पेट्रोल और डीजल बढ़ा है और 100% बिजली की कीमतें बढ़ने जा रही हैं, यानी जिसका बिल 3,000 आता था अब 6,000 आएगा, जिसका 6,000 आता था उसका 12,000 आएगा। बेरोजगारी मजीद बढ़ने जा रही है क्योंकि लोग अपने कारोबारों को मजीद बंद करेंगे, कम करेंगे, क्योंकि लोगों की बाइंग कैपेसिटी तो होगी नहीं, बाइंग कैपेसिटी लोगों की कम होगी। क्यों लोगों की बाइंग कैपेसिटी कम होगी? इसलिए लोगों की बाइंग कैपेसिटी कम होगी कि एक बंदा है, उसके घर, उसकी बचत होती थी सारे ज़रूरी खर्चे निकाल के 15,000 में वो कोई चीज़ परचेज कर लेता था। अब जब उसकी वो 15,000 जो कोई चीज़ खरीद लेता था वो भी पेट्रोल और डीजल में चला जाएगा, और वो जो हर चीज़ महंगी हो जाएगी। क्योंकि देखें ना, पेट्रोल डीजल से हर चीज़ इसलिए महंगी हो जाती है कि आप जब किराने स्टोर से कोई चीज़ लेने जाते हैं, जितनी भी चीज़ें, तो वो कहीं ना कहीं से आती है ना, ट्रांसपोर्ट होकर आती हैं, तो वो महंगी होंगी। हम मोस्टली चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, वो महंगी होंगी। तो हर चीज़ महंगी हो जाती है पेट्रोल और डीजल के बढ़ने से। जब हर चीज़ महंगी होगी तो लोगों के ज़रूरी खर्चात इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि उनके पास सेविंग होगी नहीं, तो इससे क्या, कारोबार कम होंगे, दुकानदारों की वो सेल परचेज नहीं होगी। तो पहले लोगों के देख लें कि कितने लोग हैं बेचारे जो क्योंकि आप बदकिस्मती से हमारे यहाँ एक इन्वायरमेंट इस तरह का बन गया है कि शादियों के ऊपर इतना ज़्यादा
ये अखराजात किए जाते हैं कि अब जो उतने अखराजात नहीं कर सकता तो वो शादी बच्चियों की करता ही नहीं है, क्योंकि एक ऐसा ट्रेंड बन गया है। अब तो यहाँ पे खुदा न खासा किसी की फौतगी हो जाए तो मुश्किल हो गया है। जितने खाने पकाने पड़ते हैं और जो चीज़ें करनी पड़ती हैं, बहुत कम इलाके हैं, गिने चुने 10-12 इलाके होंगे जहाँ बहुत उन्होंने अपना एक माहौल इस तरह का बनाया हुआ है, कल्चर इस तरह का बनाया हुआ है, रवायत इस तरह की बनाई हुई है कि कोई पैसे वाला बंदा हो, गरीब बंदा हो, फौतगी होगी तो उनकी एक फिक्स डिश होती है कि ये होगी, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं होगी। और फिर ये भी अभी चंद शहरों में ये जगहों पर रह गया है कि किसी की फौतगी होगी तो वहाँ पे खाना ना खाओ यार, उन लोगों को ना जलील करो, लेकिन ओवरऑल हालात हमारे बहुत अजीब व गरीब तरफ चले गए हैं।